चलिए, जय हिंद सभी को। इधर भी जुड़ा है ऑनलाइन। चलिए, तो फर्स्ट डे आप लोग का आज, है ना? फर्स्ट है। कहाँ से आप लोग? इधर आप लोग मतलब इधर ही प्रॉपर सब रायपुर वाली है ना? ठीक है। और कौन सा बैच है? प्री प्लस मेंस वाला है। प्री प्लस मेंस ना? ठीक। तो हम जो सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं वो है छत्तीसगढ़। अभी जो पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बारे में जान रहे हैं थोड़ा बहुत? क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या क्या पढ़ते हैं उसमें? जान रहे हैं? क्या जान रहे हैं बताइए, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी और हाँ, और सही बता रहे हैं। और ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? आवाज आ पा रही है जी आप लोग को? देखिए, छत्तीसगढ़ और जो अपना इंडियन हिस्ट्री है, मतलब इंडियन जो जीएस है, जैसे इंडियन वाले में क्या पढ़ते हैं? भारत का इतिहास पढ़ते हैं, भारत का भूगोल पढ़ते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, भारत की कला संस्कृति पढ़ते हैं। तो उसी तरह से हम जो ऐसा भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, वही हम लोग छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। ठीक है? जैसे गोपी सागर जी जी, आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, तो जो छत्तीसगढ़ है, दूसरा पेन नहीं है। चलिए, तो थोड़ा सा अभी समझना, अभी लिखना नहीं आप लोग। ठीक है? ये जो छत्तीसगढ़ है उसको, मैं सीधा टॉपिक पे आ रहे हैं ना हम लोग। ठीक। छत्तीसगढ़ जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है? जो पहला भाग है ना, वो है छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है? हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री। ठीक। दूसरा है छत्तीसगढ़ का भूगोल, यानी कि जियोग्राफी। तीसरा, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, कला व संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है? कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है? उसके बाद जो चौथा है, ठीक है, ये जो चौथा जो पार्ट है उसमें सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? ये जो 4 भाग में बांटे हैं छत्तीसगढ़ को, है ना, और जो सबसे कम क्वेश्चन आते हैं वो इससे आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सबसे कम क्वेश्चन आता है तो इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें पर्टिकुलर इसी सेगमेंट से क्वेश्चन आता है। और ये जो चौथा पार्ट है वो है प्रशासनिक तंत्र, प्रशासनिक तंत्र, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन कैसे चलता है छत्तीसगढ़ का। ठीक है? मंत्री क्या होते हैं, उसके क्या दायित्व है, मुख्यमंत्री के क्या दायित्व है। ठीक है? सबसे छोटी इकाई प्रशासन की क्या होती है, कहां से संचालित होता है? तो विधानसभा, वहां कानून बनते हैं, ये सब पढ़ेंगे। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो गांव है। गांव से लेके पूरा राज्यपाल तक, सरपंच से लेके राज्यपाल तक, है ना। मेयर का क्या काम है, सरपंच का क्या काम है, पंच के क्या दायित्व है, एसडीएम आप लोग बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, एसडीओ बनेंगे, तो उनके क्या दायित्व होते हैं वो सब हम लोग प्रशासनिक तंत्र में देखेंगे। ठीक है? तो अभी फिलहाल आपके माइंड में ये चीज समझ में आया कि छत्तीसगढ़ को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग, है ना। छत्तीसगढ़ को 4 पार्ट्स में बांटा गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक। अब यहां पे देखना है हमको कि इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है जो हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे। अब कौन कौन से टॉपिक है? तो वही टॉपिक है जो हम भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है? अभी थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को साइड रखिए,
ठीक है। अब हम लोग सभी 10th तक इंडियन हिस्ट्री पढ़े हैं, 10वीं तक तो सब जान रहे हैं, पढ़े हैं। तो इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कैसे पढ़ते हैं भारतीय इतिहास, कैसे पढ़ते हैं, शुरुआत वाला टॉपिक क्या रहता है इतिहास का, हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक क्या रहता है कि लोग पहले कहां रहते थे, गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, फिर धीरे धीरे पत्थर से क्या करना चालू किए, हाँ पत्थर रगड़ के आग जलाना चालू किए, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, लोग समूह में रहने लगे, ठीक है, समूह के बाद गांव बसे, गांव से नगर बसे, ये सब पढ़ते हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसको क्या एज बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टोन एज। कौन सा एज, स्टोन एज, या हिंदी में अगर बोले तो पाषाण काल, ठीक है। तो वही चीज हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा, है ना, छत्तीसगढ़ के इतिहास में, वो क्या रहेगा, पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है। और पाषाण काल में भी बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब। तो हमारे हमको छत्तीसगढ़ में पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल समझ गए, जहां जब लोग कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में निवास करते थे। तो वही चीज को हम लोग छत्तीसगढ़ में, जैसे भारत में पढ़ते हैं, तो भारत में से कौन से स्थान है जहां से पाषाण काल के प्रमाण मिले, तो आप लोग भीमबेटका सुने होंगे, सुने कि नहीं, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, ठीक है। वहां से हमको भारतीय इतिहास का प्रमाण मिलता है कि वहां लोग गुफाओं में रहते थे, पेंटिंग्स बनाए हैं गुफाओं पे। तो उसी तरह से तो छत्तीसगढ़ में हमको पाषाण काल के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो रायगढ़, सुना है रायगढ़ जिला जी हमारा, ठीक है। रायगढ़ में कबरा पहाड़ है, ठीक है, बहुत सारी सिंघनपुर की गुफाएं हैं, वहां से हमको पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो पाषाण काल आपको याद रखना है, पाषाण काल में क्या पढ़ना है, जब लोग कहां रहते थे, गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में रहने के प्रमाण कहां से मिले, क्योंकि गुफाओं में उन्होंने क्या बनाई, चित्र बनाए, पेंटिंग्स बनाए, गुड। और छत्तीसगढ़ में प्रमाण कहां से मिला है, रायगढ़ से मिला है। और भी बहुत सारी जगह, लेकिन अभी दिमाग में क्या याद रखना, रायगढ़, ठीक। अब लोग गुफाओं से निकले, कबीले बसे, कबीले बनने के बाद क्या हुआ, एक समूह में रहने लगे, समूह में रहने के बाद फिर क्या हुआ, गांव में, गांव से नगरी, ठीक है। तो हम एक सभ्यता पढ़ते हैं, सबसे पहली सभ्यता कौन सी, भारत की, पूरे विश्व की, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। भारतीय इतिहास में भी पढ़ते हैं। तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी, जैसे बता रहा हूं ना, जैसे भारत इतिहास जा रहा है, वैसे ही छत्तीसगढ़ का भी जा रहा है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो आप लोग जान रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये हमारा आज का, आज का लगभग थोड़ा भारत दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, ठीक है। हमारा छत्तीसगढ़ कहां पे है जी, यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये हमारा छत्तीसगढ़ है यहाँ पे, ठीक है। और जिस हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, है ना, अभी हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में उसको पढ़ा जाता है क्या, तो अभी देखते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता है, वो कहां से कहां तक फैली थी, तो वो जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, ये जम्मू कश्मीर, ये इधर, इधर कौन सी कंट्री है जी, पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान। और यहाँ पे कौन सा राज्य है अपना, यूपी, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी, ठीक है। नदी और स्थान पूछता है, जैसे यहाँ पे एक जगह था मांडा,
जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह? मांडा। इधर दाइमाबाद, दाइमाबाद, ठीक। इधर सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। यूपी में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक। नदी पूछता है तो कौन सी नदी? चिप्रा, चिनाब नदी, चिनाब। यहां पे कौन सी नदी? प्रवरा, प्रवरा नदी। यहां पे कौन सी नदी? दाश्क नदी। ये जो ब्लू में लिखा हूं वो नदियां हैं, ठीक है, दाश्क। और यहां पे हिंडन नदी, हिंडन। तो कहने का मतलब यह है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो जम्मू कश्मीर से लेके कहां तक? महाराष्ट्र और पाकिस्तान, इधर सुतका गेंडोर, दाश्क नदी से लेके आलमगीरपुर, यानी कि इतने क्षेत्र में ये जो सभ्यता है वो फैली थी। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। तो छत्तीसगढ़ उसके अंतर्गत आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पढ़ा जाता। क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि ये रीजन है। समझ में आ रहा है? वही बता रहा हूं कि हम जैसे भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो भारत के ही परिप्रेक्ष्य में उसी को साथ लेते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन वही चीज पढ़ेंगे जो प्रमाण हमको यहां से मिलते हैं। जैसे अभी हम लोग ये देखें, पाषाण काल, पाषाण काल का प्रमाण हमको भारत के अन्य स्थानों से भी मिलता है और छत्तीसगढ़ से भी मिलता है। भारत के अन्य स्थानों से मतलब कहां से? भीमबेटका बताया अभी, मध्य प्रदेश, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में कहां से मिलता है पाषाण काल के प्रमाण? रायगढ़ का कबरा पहाड़, सिंघनपुर गुफा, और भी बहुत सारी जगह है, ठीक है। वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ी जाती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन कैसे पढ़ी जाती है? विस्तार से। विस्तार बोला जाता है क्या? कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं था, इसलिए इसको नहीं पढ़ा जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई कि इसी साइड में लोग रहते होंगे, इस साइड लोग नहीं रहते होंगे, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो बहुत अच्छी सभ्यता थी। अच्छी सभ्यता थी मतलब सुदृढ़ थी, नगरीकरण था, है ना, एक दूसरे को समकोण पे काटती सड़कें थी, अच्छे से पक्के मकान थे, जैसे एक नगर को होना चाहिए वैसी था, ठीक है। तो इतने एरिया में वो फैली थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह लोग निवास नहीं करते रहते। मतलब इस क्षेत्र में भी लोग निवास करते थे, लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं था। यही चीज है। यहाँ पे लोग अभी भी कहाँ रहते रहे होंगे? जंगलों में रहते रहे होंगे, ठीक है। नगर का विस्तार यहाँ पे नहीं हो पाया था। अगर हो पाता तो सिंधु घाटी के प्रमाण हमको यहाँ से मिलते। जैसे आप सिंधु घाटी में हड़प्पा सुने होंगे, मोहनजोदाड़ो सुने होंगे, कालीबंगन, लोथल, ये सब सुने ना, वहां से प्रमाण मिलते हैं। कहीं से मूर्तियां मिल रही हैं, कहीं से सिक्के मिल रहे हैं, कहीं से ईंट मिल रहे हैं। यहां से उस काल का मिला ही नहीं है, यानी कि विस्तार नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग नहीं रहते थे, रहते थे कि नहीं रहते थे? रहते थे, लेकिन कहाँ रहते थे? हाँ, गुफाओं में, जंगलों में, ठीक है। थोड़ा बहुत जा रहा है दिमाग में। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई जी? खत्म हो गई, ठीक है। कैसे खत्म हो गई, इसको लेके इतिहासकारों में अलग अलग क्या है, मतभेद है। सिंधु घाटी में कई क्या बोलते हैं कि ये जो सिंधु नदी थी इस तरह साइड में, सिंधु नदी में क्या आ गया था? बाढ़ आ गई, बाढ़ से पूरी जो सभ्यता थी वो नष्ट हो गई। कई लोग बोलते हैं कि भूकंप आ गया था। कई लोग बोलते हैं कि जो आर्यंस थे, आर्य जो कि मध्य एशिया से आए थे, उन्होंने इस सभ्यता का विनाश कर दिया। तो सबने अलग अलग क्या कहा है, अपने मत दिए, अपना कथन का अपने कारण दिए, ठीक है। तो ये सभ्यता खत्म हुई और इस सभ्यता के बाद एक नई सभ्यता का उदय हुआ, ठीक है। एक नई सभ्यता विकसित हुई। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कौन सी नदी के किनारे थी? सिंधु नदी के किनारे। इसके बाद जो सभ्यता आई वो कहलाई वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। ऑनलाइन वाले समझ आ रहा है? कमेंट में बताइए भाई। अब ये जो वैदिक सभ्यता थी वो, ये सिंधु नदी थी, तो ये सिंधु नदी के पास कौन सी सभ्यता थी जी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। लेकिन ये जो वैदिक सभ्यता है
वो सिंधु नदी के पास ना होकर ये जो क्षेत्र है हमारा पंजाब वाला क्षेत्र जो पंचनद कहलाता है, ठीक है, और इधर से जो गंगा नदी है इसके आसपास बसी कौन सी सभ्यता? ये वैदिक सभ्यता। ठीक, महाजनपद काल ये सब धीरे धीरे विकसित होंगे। ठीक है, तो यहां से लोग हट के कहां आ गए? इस क्षेत्र में। पहले इस क्षेत्र में निवास करते थे, ठीक है, अब किस क्षेत्र पे निवास करने लगे जी? ये वाला जो आज का पंजाब हरियाणा यूपी वाला जो क्षेत्र है, खास करके ये वाला पंचनद क्षेत्र, रावी झेलम चिनाब व्यास सतलज, है ना, इन क्षेत्रों में लोग निवास करने लगे। तो इसके बाद जो सभ्यता आई वो थी वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को भी हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद फिर और क्या पढ़ा जाता है? तो महाजनपद काल, महाजनपद, ठीक, महाजनपद के बाद फिर मौर्य, बड़े बड़े जो वंश थे, अशोक का वंश कौन सा था जी? सम्राट अशोक का मौर्य वंश था। मौर्य, सातवाहन, शुंग, कुषाण, मैं अभी रैंडमली लिख रहा हूं, ठीक है, ये सब का क्या प्रभाव पड़ा हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये सब चीजों को देखेंगे। जैसे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यहाँ पे नहीं था तो उसको नहीं पढ़ा जाता है ना, लेकिन मौर्यों का प्रभाव पड़ा हमारे छत्तीसगढ़ में, उनका उनका ये क्षेत्र था, ठीक है, यहां से उसके स्तूप मिले ऐसा कई इतिहासकार बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनका शासन क्षेत्र होने के कारण यहाँ के जो राजा थे उसके अधीन थे। देखिए, तीन प्रकार के शासक होते हैं। शासक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के शासक होते हैं। तीन प्रकार के शासक होते हैं। एक होता है स्वतंत्र शासक, एक होता है स्वतंत्र शासक, एक होता है अधीन शासक, और एक होता है करद शासक। क्या डिफरेंस है तीनों में? स्वतंत्र शासक, अधीन शासक और करद शासक में, बताइए। थोड़ा बहुत जो दिमाग में आ रहा हो, गलत सलत कोई भी दिक्कत नहीं है, बताइए। हाँ, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है, जो स्वतंत्र है, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग राइट्स उसके पास रहते हैं, ठीक है, गुड। और अधीन? थर्ड पर्सन आके बोलेगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक। और करद शासक? जैसे देखो, स्वतंत्र मतलब फुल्ली क्या है ये? हाँ, इंडिपेंडेंट है ये, फुल्ली इंडिपेंडेंट है। कौन? स्वतंत्र शासक, यानी कि जो निर्णय है स्वयं के लिए दूसरों के लिए ले सकता है स्वतंत्र शासक। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो लोग हैं, मान लो यहाँ पे आप दो मान लो, तो यहाँ पे मैं मान लो स्वतंत्र शासक हूं। मैं कौन हूं? स्वतंत्र शासक हूं, ठीक है। तो जितने भी डिसीजन मेकिंग राइट्स हैं मेरे क्षेत्र में वो कौन लेगा? मैं लूंगा। अपने लिए निर्णय, अपने क्षेत्र के लिए निर्णय मैं ही लूंगा। आप मान लीजिए क्या है? अधीन शासक है। अब अधीन शासक क्या होता है? वो होता है जो किसी स्वतंत्र शासक के अधीन रहेगा, उसके अंडर में रहेगा, ठीक है। और अंडर में रहेगा, जैसे मान लीजिए मैं, ये मेरे अंडर में है, ठीक है, ये जो है मेरे अंडर में है, ठीक। अब अपने क्षेत्र में ये निर्णय किससे पूछ के लेंगे? मुझसे पूछ के लेंगे, ठीक है। अपने क्षेत्र में मान लीजिए इनको टैक्स बढ़वाना है तो ये किनसे पूछेंगे? मुझसे पूछेंगे, मतलब स्वतंत्र शासक से पूछेंगे। यानी कि देखो, इसमें आप समझिए, फुल फुल्ली राइट्स, 100% राइट्स किसके पास है? स्वतंत्र शासक के पास पूरा अपना 100% राइट है। अधीन शासक के पास 50% है। जो छोटे मोटे निर्णय है वो ले लेगा अपने राज्य के लिए, लेकिन जो बड़े निर्णय है उसको पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा जी? हाँ, स्वतंत्र से।
ठीक। यानी कि ये 50% क्या है, डिपेंड है किस पे, और करद, करद मतलब फुल स्लेव जैसा, स्लेव मतलब समझ गए, गुलाम जैसे। इसके पास 0% राइट है। 0% समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जो स्वतंत्र शासक बोलेगा वो इसको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसके पास थोड़े बहुत राइट है, लेकिन इसके पास कोई राइट नहीं है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में अधिकतर कैसे शासक रहे, अधीन शासक रहे। छत्तीसगढ़ में अधिकतर कैसे शासक रहे हैं, अधीन शासक रहे, जो किसी ना किसी पे क्या थे, डिपेंड थे। ठीक है, किसी ना किसी के अधीन थे, किसी ना किसी के अंडर ये कार्य करते थे। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे उसको। ठीक, तो जो मौर्य है, जो गुप्त है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के शासक उनके अधीन क्या करते थे, कार्य करते थे। कुछ स्वतंत्र भी रहे, तो उनकी चर्चा आगे करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे अधीन थे, कुछ स्वतंत्र भी थे, कुछ गुलाम भी थे, लेकिन अधिकतर क्या थे, अधीन वाले थे, दूसरे नंबर वाले। ठीक है, गुप्तों के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त, ये सब हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है जी। ठीक है, हिस्ट्री को भी कितने पार्ट्स में बांटा गया है, कौन कौन सा, एंशियंट, मिडिवियल और मॉडर्न, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, तो इतिहास, ये जो मैं बताया पोर्शन, ये कौन सा था, हाँ ये एंशियंट है, ये प्राचीन है ना, ये एंशियंट। ठीक, अब जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है, वो है मध्य, यानी कि मिडिवियल। तो इस मध्य में हमको छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के बारे में छत्तीसगढ़ में किसके बारे में पढ़ना है, तो याद रखना, कलचुरियों के बारे में, कलचुरी। ठीक, इसके अलावा सल्तनत और मुगलों के बारे में। ठीक, और उसके बाद कौन सा इतिहास है जी, आधुनिक, यानी कि मॉडर्न। और आधुनिक में हमको किनके बारे में पढ़ना है, तो अंग्रेजों के बारे में, मराठा और अंग्रेज, ब्रिटिशर्स के बारे में। ठीक, तो ये सब वंशों के बारे में पढ़ेंगे आगे। मध्यकालीन इतिहास में कलचुरियों के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, कलचुरियों के बारे में। अब ये जो कलचुरी है, वो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है। कौन सा वंश, कलचुरी वंश। मूलतः मध्य प्रदेश त्रिपुरी का था, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने लंबे समय तक क्या किया है, शासन किया। सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक, सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कलचुरी। सल्तनत और मुगल काल पढ़ना है। ठीक है, सल्तनत और मुगल काल जान रहे हैं। सल्तनत काल में जो 5 वंश है उन्होंने शासन किया। कौन कौन से 5 वंश सल्तनत काल में, गुलाम, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, यही क्रम है, गुलाम, खिलजी, सैयद। अरे इसको ऐसा याद रखना, एकदम इजी है, इसको ऐसे याद रखना। ट्रिक है इसका, गु खी तू से लो, गु खी तू से लो, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ये 5 वंश जो है किस काल में है, सल्तनत काल में है। कौन से काल में, सल्तनत काल में। ठीक है, ये जो हम भारत अभी देखे थे धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले गुफाओं के अंदर हम निवास किए, फिर क्या हुआ, फिर सिंधु घाटी सभ्यता। सर ये CGPSC 2026-27 वाला बैच है क्या, ये वाला बैच है नहीं, हाँ वही वाला बैच है। वही, आज फर्स्ट डे है ना आप लोग का, हाँ फर्स्ट डे है। ठीक है, फर्स्ट डे है अभी, स्टार्ट कर दिया लेकिन हम लोग पढ़ना। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है था है भाई। अब देखो मेरे को सिलेबस समझाने में कितना टाइम लग जा रहा है। ठीक है, क्योंकि डिटेल में समझ रहे हैं, तो वही वाला बैच है ये, फर्स्ट डे है आज। तो कहाँ पे था मैं, हाँ, तो सल्तनत काल की बात कर रहा था। सल्तनत काल में 5 वंश हुए, और सल्तनत काल के जितने भी शासक हुए वो क्या कहलाते थे, वो लोग सुल्तान कहलाते थे।
है ना, सुल्तान, तो सुल्तान, सल्तनत, सल्तनत, सुल्तान याद रखना। फिर ये जो सल्तनत काल खत्म हुआ, फिर क्या आया, मुगल काल आया, वही बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब आएंगे। ठीक है, तो उस समय के जो रूलर थे, जो शासक थे, वो क्या कहलाते थे मुगल काल के? नहीं, शासक को क्या बोलते थे? जैसे इसमें हम लोग देखे थे, सल्तनत काल के जो शासक थे, जो राजा थे, वो क्या कहलाते थे? वो सुल्तान कहलाते थे। तो वैसे ही मुगल काल के राजा लोग क्या कहलाते थे? बादशाह कहलाते थे। ठीक है, सल्तनत काल वाले सलमान खान और मुगल काल वाले शाहरुख खान। सुल्तान में वही था ना, कौन? सलमान खान था ना। ठीक, और उसमें बादशाह सलमान खान, ओ सॉरी, शाहरुख खान। ठीक, तो सल्तनत काल और मुगल काल का प्रभाव छत्तीसगढ़ में क्या रहा, कैसा रहा, उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सर बताइए ना, सर बताइए ना सर, क्योंकि मैं परचेस करूंगा सर बैच को। नहीं, वही बैच है ये, CGPSC प्री प्लस मेंस। युवराज, आवाज आ रही है? CGPSC प्री प्लस मेंस वाली बैच है ये। हाँ, आज फर्स्ट क्लास है छत्तीसगढ़ का। आज फर्स्ट है ना, आज फर्स्ट डे है आज। मैं परचेस करूंगा बैच, हाँ, आप ऑफिस में कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो मुगल काल, तो मुगल काल जो है उसका क्या प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और ये कंटेम्पररी है ना, ये जो कलचुरी है, सल्तनत और मुगल काल है, ये एक दूसरे के क्या है, मतलब समकालीन है। कैसा है? समकालीन। समकालीन समझ गए? जब छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज कर रहे थे, तो भारत में कौन राज कर रहा था? मुगल राज कर रहे थे। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में कौन है? विष्णुदेव साय जी हैं। वहां पे कौन है केंद्र में? नरेंद्र मोदी जी हैं। एक दूसरे के क्या है वो लोग? समकालीन है। समकालीन मतलब एक ही टाइम पीरियड वाले हैं। तो ये लोग भी क्या है? एक ही टाइम पीरियड वाले हैं, समकालीन है। ऑफलाइन क्लास लूंगा सर, हाँ, बिल्कुल लीजिए भाई। ठीक है, आप बात कर लीजिएगा क्लास के बाद। ठीक है, ऑफिस में। तो मध्यकाल का क्या प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा, उसको देखेंगे। आधुनिक मॉडर्न में क्या पढ़ेंगे? मराठा और अंग्रेजों के बारे में। ठीक है, मराठों का भी जो शासन था, नागपुर के जो भोसले शासक थे, वो लोग छत्तीसगढ़ में आके शासन किए। कैसा शासन किए, कैसा प्रभाव रहा, वो चीज को देखेंगे। फिर अंग्रेज आए, और जैसे हम लोग भारत के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में, जैसे मंगल पांडे जी हैं, जैसे भगत सिंह जी हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जैसे भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कौन कौन से मूवमेंट्स चले, कौन कौन से आंदोलन हुआ। ठीक है, जंगल सत्याग्रह क्या था, है ना, नमक सत्याग्रह का क्या प्रभाव पड़ा, तो वो हम लोग इस भारत के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी देखें। जैसे हम लोग भारत, छत्तीसगढ़ के फ्रीडम फाइटर्स जैसे सुंदरलाल शर्मा जी सुने होंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, खूबचंद बघेल, वीर नारायण सिंह जी, नाम सुने हैं ना सब। हाँ, तो उनका क्या योगदान रहा हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में। ठीक है, अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों से जो उन्होंने लोहा लिया, तो वो सब चीज को हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि हिस्ट्री में कहां से कैसे कैसे पढ़ना है। क्लियर है? अब बात आती है किसकी? भूगोल की। ठीक है, अब भूगोल में क्या पढ़ना है जी? जो सिंपल, जो आप भारत के भूगोल में पढ़ते हैं, वही हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगोल में पढ़ेंगे। जैसे शुरुआत में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? नामकरण। गठन, मतलब छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का जो नाम दिया गया उसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ बोलते हैं, लेकिन शुरू से ही छत्तीसगढ़ बोल रहे थे क्या? नहीं, पहले उसको कोसल बोलते थे, दक्षिण कोसल बोलते थे, प्राग कोसल नाम था, है ना, दक्षिणा पथ नाम था, अलग अलग नाम मिलते हैं। तो वो सब नामकरण को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा है गठन, कि छत्तीसगढ़ पहले किसका भाग था? तो सेंट्रल प्रोविंस का भाग था। फिर कैसे कैसे अलग हुआ, मध्य प्रदेश का रहा, मध्य प्रदेश से 44 साल बाद फिर छत्तीसगढ़ बना। ये सब चीजें हम लोग गठन में देखेंगे। जिला, ठीक है, प्राकृतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन, मिट्टी, सॉइल, नदियां, पर्वत, पहाड़,
पठार यानी माउंटेन्स और प्लेट्यूज के बारे में देखेंगे, ठीक है। बांध, बैराज, ठीक, सड़कें, वन, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, ठीक। ये सब और भी हैं बहुत सारे टॉपिक्स, वो हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगोल में देखेंगे कि नामकरण कैसे, गठन कैसे हुआ, कितने जिले हैं, प्राकृतिक विभाजन देखेंगे, ठीक है, फिजिकल डिवीजन देखेंगे, कितने भाग में बांटा गया, मिट्टी देखेंगे, कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में, लाल पीली, लाल रेतीली पाई जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, धान का, ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान कहाँ होता है जी, पश्चिम बंगाल में वो होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है धान का वो पश्चिम बंगाल में होता है, छत्तीसगढ़ में तो बात का है, वो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल को बोलना चाहिए बॉल ऑफ राइस करके, लेकिन नहीं है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, चलो दूसरा बना देता हूं, दिख रहा है जी थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ जैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ पर्वत है जी इस क्षेत्र में। आप बस्तर साइड जाओगे तो आपको अबूझमाड़ की पहाड़ी, नंदीरा, ये सब अलग अलग पहाड़ी मिलेगी, ठीक। ऊपर साइड जाओगे तो ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, पर्वत पठार मिलेंगे। मैन पाट अंबिकापुर घूमने जाते हैं तो दिखता है कि नहीं, ठीक। इधर आप डोंगरगढ़ साइड जाएंगे, राजनांदगांव कवर्धा साइड, तो इधर भी क्या दिखेंगे आपको, पहाड़ दिखेंगे। इधर आप महासमुंद साइड जाए घूमने तो आपको क्या दिखाई देगा, उधर भी सरायपाली साइड जाओगे तो शिशुपाल पर्वत इधर दिखाई देगा। लेकिन जो हमारा बीच का क्षेत्र है, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, जैसे हम दुर्ग की बात करें, है ना सर, छत्तीसगढ़ का मैदानी एरिया बॉल के आकार का है जहां धान उगाया जाता है, हाँ ठीक है। बॉल का आकार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा जो रायपुर है, जो दुर्ग है, यहाँ पे आपको पहाड़ दिखाई देता है क्या, रायपुर में कहाँ पहाड़ है, नहीं है। दुर्ग में दिखाई देता है, नहीं है, ठीक है। बलौदाबाजार को अगर इस तरफ छोड़ दे हम लोग, छाता पहाड़ और इधर का एरिया, तो भी आपको दिखाई नहीं देता। तो ये जो बीच का क्षेत्र है वो समतल है, वो कैसा है, प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है। जैसे कटोरा होता है, कटोरा ऊपर से चारों ओर क्या रहता है, उठा रहता है, और बीच का भाग क्या रहता है, समतल। और इसी समतल भाग में क्या ज्यादा होता है, धान ज्यादा होता है, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। देखिए धान का कटोरा कहने के पीछे दो रीजन है, एक रीजन तो ये हो गया, आकार हो गया, और दूसरा रीजन क्या है जी, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहने के पीछे कि छत्तीसगढ़ में धान ज्यादा होता है। कुछ कमेंट है नीचे, मैं नहीं देख पा रहा हूं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहने के पीछे दूसरा रीजन क्या है, बताइए। पहला रीजन तो आकार हो गया, शेप हो गया, दूसरा रीजन क्या है, छत्तीसगढ़ में धान सर्वाधिक नहीं होता, छत्तीसगढ़ में धान की, हाँ, किस्में, प्रजातियां, वैरायटी जो बोलते हैं ना, वो अधिक है। पूरे अगर भारत में देखें तो छत्तीसगढ़ ही ऐसा इकलौता स्टेट है जहां पे धान की वैरायटी, धान की किस्में सर्वाधिक है। और कितनी किस्में हैं, कितनी किस्में हैं, अंदाजा लगाइए कितनी हो सकती है, 10 20, ठीक है। इधर आप लोग बताइए जो इधर ऑनलाइन, छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा कहने के पीछे दो रीजन, धान का कटोरा कहने, दो कारण।
पहला कारण है आकार और दूसरा कारण है किस्में। अब मैं पूछ रहा हूं कि कितनी किस्में हैं धान की। नीचे कुछ आंसर आया है और टाइप भी ज्यादा है। हाँ, टाइप भी ज्यादा है, किस्में तो देख लिए। तो कितनी है? 10 20 बता रहे हैं। थोड़ा बढ़िए, कितनी हो सकती है? नहीं आइडिया है? तो याद रखना, धान की जो किस्में हैं छत्तीसगढ़ में कितनी है लगभग, ठीक है, कितनी? हाँ, ठीक है, कितनी है? 200? कितनी है? 2300। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 23,000 से अधिक है जी। 23,000 से अधिक किस्में हैं। कहा 10-20 में लगे थे? 23,000 से अधिक। अभी तो ऐसा मिल रहा है रिकॉर्ड की 25,000 हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड 23,000 तक का है। तो 23,000 से अधिक किस्में हैं धान की, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। यानी कि अब मान लो आज एक खाए आप लोग धान की वैरायटी, तो सीधे कितने दिन बाद खाओगे? 23,000 दिन बाद खाओगे। ठीक है, इतनी किस्में हैं। तो धान के कटोरा कहने के पीछे दो रीजन, एक तो आकार है, वैसी चारों तरफ पहाड़, बीच का क्षेत्र समतल, बीच के क्षेत्र में धान होता है, इसलिए धान का कटोरा। और दूसरा किस्में, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है कि इन धान की किस्मों के खोज के पीछे खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता, तो खोजकर्ता याद रखना, एक कृषि वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.H. रिछारिया जी। डॉक्टर R.H. रिछारिया, ये कृषि वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर R.H. रिछारिया। डॉक्टर R.H. रिछारिया कौन थे? तो जिन्होंने ये खोज किया कि छत्तीसगढ़ में कितनी किस्में हैं धान की। 23,000। 23,000 तो अभी हुई है, उन्होंने तो उस समय किया था तो लगभग 18 19 15 के आसपास था, लेकिन मिलते मिलते बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई है। ठीक। और इन्होंने एक कारण क्या बताया कि इतनी किस्म कैसे हो गई छत्तीसगढ़ में धान की, तो उसके पीछे उन्होंने कारण बताया। क्या कारण बताया? हमारा एक त्योहार है, कौन सा? धान से रिलेटेड। कौन सा त्योहार है धान से रिलेटेड? बताइए ऑनलाइन वाले भी, धान से रिलेटेड हमारा कौन सा त्योहार है? इतने लोग जुड़े हैं, बताइए। हाँ, हरेली कैसे धान से रिलेटेड है? प्रॉपर धान से, चावल से रिलेटेड। बताइए युवराज जी, गोपी जी और बाकी लोग जो जुड़े हैं। नहीं याद आ रहा है? छेरछेरा, वेरी गुड। छेरछेरा नहीं है धान से रिलेटेड, पर्टिकुलर धान से रिलेटेड है वो, चावल ही तो मांगने जाते हैं ना। हाँ, तो जो R.H. रिछार, हाँ निखिल जी बता रहे हैं छेरछेरा, गोपी जी भी बताए छेरछेरा, गुड। ठीक, तो जो हमारा छेरछेरा त्योहार है, उनको इन्होंने माना, कृषि वैज्ञानिक R.H. रिछारिया जी ने, कि छेरछेरा त्योहार के कारण ही, है ना, ये जो किस्में हैं वो अधिक हुई हैं करके। कैसे छेरछेरा के कारण? एक जगह का धान दूसरी जगह जाता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है? ठीक है, एक जगह धान दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, है ना, आदान प्रदान जब होता है धान का, चावल का, तो उससे क्या हुई? नई किस्में उत्पन्न हुई। ठीक है, तो छेरछेरा त्योहार को जो है इन्होंने क्या माना है? कारण माना है। किसका? ये किस्में होने का। 23,000 से जो अधिक किस्में हुई है ना, तो उसका मेन रीजन किसको माना है इन्होंने? छेरछेरा त्योहार को माना है। ठीक है, तो धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? तो सिंपल ये नहीं बोलना अपने को कि धान ज्यादा होता है, धान तो पश्चिम बंगाल में ज्यादा होता है। दो रीजन है भाई इसके पीछे, एक है आकार है और दूसरा वैरायटी है, किस्में हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजों को हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ के भूगोल में। मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, नदी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे नदी की बात की तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी नदियां, दो तीन नाम बताइए आप लोग इधर। महानदी है, शिवनाथ है, गुड़, और इंद्रावती है ना, पैरी, अरपा, सोंडूर, ये सब अलग अलग नदियां हैं। अगर मैं पूछूं छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी? शिवनाथ है। और आप क्या बोल रहे हैं? महानदी बोल रहे हैं। शिवनाथ है कि महानदी है?
दोनों में से एक है। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी है। कैसे अलग अलग, लंबी और बड़ी? देखिए, आंसर सही बताए, ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूज है सामने वाले, बाकी आंसर बता सही रहे। देखिए, ये जो बार बार मैप बनाना पड़ता है क्योंकि मैप से ज्यादा समझ में आता है। ये जो शिवनाथ नदी है वो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है ना? शिवनाथ, ये क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी। कितनी है लंबाई? 290 किलोमीटर है। कितनी है? 290 किलोमीटर। ठीक। और यहां सिहावा क्षेत्र से निकलती है कौन सी नदी जी? महानदी। ये महानदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई इससे 4 किलोमीटर कम है। इससे 4 किलोमीटर कम है, शिवनाथ से। ठीक है, ये इसकी लंबाई कितनी है? 286 किलोमीटर है, 286 किलोमीटर है। और दोनों से क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो शिवनाथ है, और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो महानदी है। ये महानदी और ये शिवनाथ थी। ठीक है, अब ये बड़ी और लंबी में क्या डिफरेंस है जी? बड़ी और लंबी में क्या मतलब है? दोनों से प्रश्न आते हैं ना। बड़ी और लंबी में क्या अंतर है? अगर हम लोग बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो शिवनाथ, और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी तो महानदी। सही आंसर दिए। तो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, कैसे हम लोग लंबी और बड़ी बोल रहे हैं? कैसे? क्योंकि ये जो शिवनाथ है वो बस लंबी है, बह रही है, ठीक है, और ये जो है महानदी वो बहती है तो चौड़े रूप में बहती है। उसका जो एरिया है, उसका जो स्केल है, यानी उसकी जो वाटर वॉल्यूम मतलब वाटर कैपेसिटी है वो ज्यादा है। जल धारण क्षमता किसकी ज्यादा है? महानदी की ज्यादा है, चौड़े रूप में बहती है वो, है ना। और एज कंपेयर टू शिवनाथ, महानदी बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता ज्यादा है। हाँ, सही बताया, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता ज्यादा, जल धारण क्षमता समझ गए? हाँ, और इसमें जल धारण क्षमता क्या है? कम है। इसलिए आप देखोगे महानदी पे बड़े बड़े बांध बने, ज्यादा बांध बने एज कंपेयर टू शिवनाथ। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजों को पढ़ेंगे, सहायक नदियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है, कौन सी किसकी सहायक नदी है, कहां से निकलती है, ये सब चीजें हम लोग नदी वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पर्वत पहाड़ की बात करें, कौन सा सबसे बड़ा पर्वत है, कौन सा सबसे छोटा पर्वत है, उसको डिस्कस करेंगे। बांध बैराज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बांध क्या होते हैं, बैराज क्या होता है, ठीक है, रिजर्वायर क्या होते हैं, सड़कें, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के बारे में पढ़ेंगे, वन के बारे में पढ़ेंगे, वन में कितना सागौन वन, साल वन, ठीक है, इसके अलावा जो सेंचुरीज हैं, है ना, अभ्यारण्य हो गए, ठीक है, और जो नेशनल पार्क है वो सब के बारे में पढ़ेंगे वन में। संचार के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये सब चीजें हम लोग भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ा जाता है? कला संस्कृति में क्या पढ़ते हैं जी? हाँ, देखो, पर्व त्योहार ये सब इसमें पढ़ेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ के लोकगीत पढ़ेंगे, जो फोक सॉन्ग्स हैं, जो लोकगीत हैं, लोक नृत्य है, लोक नाटक है, लोक गाथा है। छत्तीसगढ़ का जो खान पान है, खान पान मतलब व्यंजन हो गया, आभूषण हो गए, मेले हो गए, ठीक है, इसके अलावा साहित्य हो गया,
ठीक। इसके अलावा खान पान हो गया, आभूषण हो गया, मेले हो गया, पर्व। जैसे आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे मैं पहला पॉइंट लिखा हूं पर्व और त्योहार। पर्व और त्योहार दोनों सेम है कि दोनों अलग होता है? पर्व और त्योहार दोनों सेम है कि दोनों अलग है? जैसे मैं यहाँ पे पहाड़ और पर्वत लिखा हूं, पहाड़ पर्वत, तो पर्वत और पहाड़ अलग होता है कि सेम होता है? बताइए। पर्वत और पहाड़ सेम है कि अलग है? पठार तो अलग ही है, प्लेटू हो गया वो, ठीक है। पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है? बताइए इधर ऑनलाइन। पर्वत में चोटी दिखती है, मतलब पीक दिखेगा, तो पहाड़ में नहीं दिखता। देखो, माउंटेन और प्लेटू दो हम बात करते हैं, तो माउंटेन क्या होता है? माउंटेन ये है, ये माउंटेन, इंग्लिश में अगर बोले तो ये माउंटेन हो गया। और प्लेटू क्या होता है? प्लेटू भी सेम होता है, लेकिन ऊपर से क्या होता है? वो प्लेन होता है, समतल होता है, उसकी पीक नहीं रहती, ठीक है। ये हो गया प्लेटू, यानी कि पठार, और ये हो गया पहाड़, ठीक। यानी इंग्लिश में अगर बात करें पर्वत और पहाड़ की, तो जिसकी चोटी होगी, ऊपर पीक होगा, पर माउंटेन कहलाएगा, पहाड़ या पर्वत कहलाएगा, ठीक। और ऊपर से क्या होगा? जो ऊपर से तो उठा है, नीचे से उठा है वो, लेकिन ऊपर से कैसा है? समतल है, प्लेन है, वो क्या कहलाएगा? वो पठार या प्लेटू कहलाएगा। अब इंग्लिश में तो माउंटेन ही बोल देते हैं, लेकिन हम अगर इसमें बोले हिंदी में पर्वत और पहाड़, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बताओ। इधर सब इंग्लिश वाले हैं कि हिंदी वाले हैं? हिंदी वाले, हाँ, तो बताओ फिर आप बताओ। कुछ नहीं है, दोनों सेम है, बस अंतर क्या है? हम लोग देखो क्या है, बहुत सारी चीजें गलत बोल देते हैं। देखो, पर्वत जो है वो बड़ा रूप है, हिंदी में अगर बात करें पर्वत, तो हिमालय पहाड़ बोलते हैं क्या? हिमालय क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। डोंगरगढ़ पर्वत बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? डोंगरगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं, डोंगरगढ़ पहाड़ बोलते हैं। डोंगरगढ़ को पर्वत क्यों नहीं बोलते? क्योंकि पर्वत मतलब क्या? बड़ा रूप। बजरंग बली ने पहाड़ उठाया, पहाड़ नहीं उठाया, क्या उठाया था? पर्वत उठाया था, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जो है हम लोग क्या है, अलग बोल देते हैं, जैसे सिहावा पहाड़ है, सिहावा पहाड़ी है, लेकिन सिहावा पर्वत बोल देते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा गलत है ना। बाकी मतलब वही है, पहाड़ पर्वत, लेकिन वही है, रूप का अंतर है वहां पे, एरिया वाले, ठीक है। तो वैसे पर्व और त्योहार में क्या डिफरेंस है? पर्व और त्योहार में क्या अंतर है? बताइए। इसको बाद में आप लोग ना, शायद आपके ग्रुप में आ जाएगा, या फिर आप इसको फोटो खींच लेना या नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, त्योहार लंबा चलने वाला है, 2 से 3 दिन चलता है, पर्व एक दिन का होगा, ठीक है। छेरछेरा त्योहार नहीं बोलते, छेरछेरा क्या है? पर्व, कितने दिन चलता है? हाँ, ठीक है। लोकगीत पढ़ेंगे हम लोग, छत्तीसगढ़ का लोकगीत। लोकगीत क्या क्या है जी छत्तीसगढ़ के? हरपा पहरी केदार तो लोकगीत नहीं, राजकीय गीत है वो, ठीक है, राजकीय गीत है ना, स्टेट सॉन्ग है वो। लोकगीत में क्या कहेगा? छत्तीसगढ़ के लोकगीत जो फोक सॉन्ग्स हैं, क्या क्या पढ़ेंगे उसमें? क्या क्या पढ़ते हैं? सुहा गीत, वेरी गुड। हाँ, जवारा गीत, गुड। और जस गीत, जवारा गीत, गौरी गौरा गीत, याद करिए, दीपावली की रात है ना, अर्धरात्रि में निकलता है गौरी गौरा, ठीक। इसके अलावा पंथी गीत, है ना, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। कब गाए जाते हैं, किनके द्वारा गाया जाता है, क्या विशेषता है, क्या खासियत है, वो सब इसमें पढ़ेंगे। लोक नृत्य बताइए, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य जो फोक डांस है। राउत नाचा, गुड। पंथी नृत्य, सुवा नृत्य, है ना, ये सब किसमें आएंगे? लोक नृत्य में। कब तक गाया जाता है, कैसे गाया जाता है, कौन भाग लेता है? जैसे हम सुवा नृत्य की बात करें, तो सुवा नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं क्या? नहीं भाग लेते। केवल किनके द्वारा की जाती है? महिलाओं के द्वारा। कब किया जाता है?
दीपावली के समय कब खत्म होता है, तो गौरा गौरी जब समापन होता है उसके बाद खत्म होता है ये, ठीक है। तो वो सब चीजें पर्टिकुलर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। लोक नाटक, लोक नाटक या लोक नाट्य, इसमें क्या पढ़ते हैं जी? इसमें क्या होगा लोक नाटक या लोक नाट्य में? निखिल जी बता रहे राउत नाचा, गुड, राउत नाचा आएगा। लोक नाट्य, लोक नाटक में क्या आएगा? नाचा, सुने हैं, देखिए नाचा, गम्मत, है ना, ये सब किसमें आएगा? लोक नाट्य। लोक गाथा में क्या आएगा? पंडवानी, सुने पंडवानी, देखे होगे, लाइव नहीं देखे होगे तो कम से कम उसमें देखे होगे, किसमें, फोन में देखे होगे, तीजन बाई के बारे में सुने होगे, है ना, ये सब चीजें। खान पान से प्रश्न आता है, ठेठरी खुरमी किससे बनाया जाता है, जैसे आप हरेली की बात किए थे, हरेली में क्या क्या बनता है खास? मीठा चीला, है ना। तो कौन सा व्यंजन किस त्योहार में बनता है, किससे बनता है, क्या खासियत है, वो सब चीजें इसमें देखेंगे। आभूषणों के बारे में देखेंगे, कौन सा पुरुष आभूषण है, कौन सी महिलाओं आभूषण है, कहाँ पहनते हैं, नागमोड़ी कहाँ पहनी जाती है, मुंदरी कहाँ पहनी जाती है, ये सब चीजें। मेले पढ़ेंगे, है ना, साहित्य पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे? कला एवं संस्कृति में, ठीक। और प्रशासनिक तंत्र, प्रशासनिक तंत्र में क्या पढ़ा जाता है? इसमें पढ़ा जाता है पंचायती राज, नगरीय निकाय और मंत्रिमंडल। जो कैबिनेट है, मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, कौन कौन से मंत्री हैं, है ना। पंचायती राज और नगरीय निकाय, पंचायती राज मतलब जो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन है, गांव का प्रशासन है, वो कैसे चलता है, सरपंच के क्या दायित्व है, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, जनपद सदस्य, ये सब सुनते होंगे आम बोलचाल में, है ना। तो उनका कार्य क्या है, कितने दायरे में उनका एरिया फैला है, कितने गांव आते हैं, ग्राम सभा क्या होती है, कब मीटिंग होता है, कोरम क्या होता है, तो ये सब चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नगरीय निकाय जैसे गांव का प्रशासन है वैसे नगर का है, जैसे यहाँ सरपंच हो, जैसे यहाँ पंच होते हैं गांव में, यहाँ कौन होते हैं? पार्षद होता है। गांव में सरपंच होता है, यहाँ पे कौन होता है? महापौर, मेयर होता है ना। तो ये सब चीजें हम लोग नगरीय निकाय में पढ़ेंगे। तो ये पूरा है आपका किसमें? सर ये क्लास स्टार्ट हुए कितने टाइम हुआ है? 1 घंटा हुआ है जी, अपराजिता जी, 1 घंटा हुआ है, ठीक है। आज ही स्टार्ट हुआ है ये, 5:30 से स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट क्लास थी ये। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग यही सब चीजें देखे हैं, है ना। सिलेबस ही देख रहे हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो कुछ कुछ जो चीजें हम लोग डिस्कस किए हैं इसमें, तो ये आप लोग के उसमें पीडीएफ में आ जाएगा, इन लोग भेज देंगे, है ना। और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगी, जो जो 1 घंटे में पढ़े हैं। कल सेम टाइम पे 5:30 ही होगा, है ना, सीजी की क्लास, नेक्स्ट क्लास। और कल से हम लोग फर्स्ट टॉपिक से चालू करेंगे भाई, है ना, पढ़ना। अब देखो ये जो 4 टॉपिक हम लोग देखे हैं छत्तीसगढ़ की, इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति और प्रशासनिक तंत्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा टॉपिक कहां से उठाता है इसमें? कहां से पूछता है सबसे ज्यादा? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं छत्तीसगढ़ के? ये 4 में से, इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति और प्रशासनिक तंत्र, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे आते हैं? किससे आते हैं? तो याद रखना, किससे आता है? किससे आता है जी? किससे? कला एवं संस्कृति से सबसे ज्यादा प्रश्न इससे आते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? भूगोल से। ऐसा उल्टा उल्टा पढ़ाते हो सर, बोलते हो कि कला संस्कृति सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं और भूगोल पहले पढ़ाओगे। अरे तो कला संस्कृति पढ़ाऊंगा, यहाँ पे ये मेला प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अगर आप, मैं अगर बोल दिया ये लखन घाट का मेला, अब आपको लखन घाट ही नहीं पता है कहाँ पड़ता है, धमतरी में पड़ता है कि जांजगीर में पड़ता है, डोंगा पथरा का मेला बोल दिया, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? जानना पड़ेगा जगहों के बारे में, ठीक है। तो हमारी जो शुरुआत होगी किससे होगी? भूगोल से। भूगोल के बाद हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास के बाद कला संस्कृति, फिर प्रशासनिक तंत्र। तो पहले हम क्षेत्र के बारे में, अपने राज्य के बारे में जानेंगे, और जानने के बाद फिर ये सब चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, एज कंपेयर टू ये, इससे ज्यादा प्रश्न आते हैं कला संस्कृति से। तो उससे पहले हमको हमारे क्षेत्र के बारे में जानना है, तो जानने के लिए हम भूगोल को पहले स्टार्ट करेंगे। और भूगोल में हम लोग फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नामकरण, नेम, है ना, इससे स्टार्ट करेंगे।
तो समझ में आया बाकी सबको? इधर ऑनलाइन वालों को समझ में आया जी? क्लास थोड़ा बहुत गया दिमाग में? कैसे इधर? सर छत्तीसगढ़ के जनजाति भी तो पढ़ना, हाँ जनजाति छूट गया जी टॉपिक। जनजाति जो है वो इसमें पढ़ा जाता है कला संस्कृति या भूगोल में, अलग से है, तो आप इसमें ऐड कर लेना जनजाति, ट्राइब्स। और ये आर्ट एंड कल्चर में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? ट्राइब्स है, जनजाति। ठीक है, इधर सबको समझ में आया? इधर ऑनलाइन, इधर ऑफलाइन जितने बैठे हैं, चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, या पिक ले लीजिएगा आप लोग, या तो आपके ग्रुप में आ ही जाएगा, ये बना होगा तो ठीक है, अभी यहीं तक देखते हैं। 4 ही है, चलिए तो अभी यहीं तक देखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय। थैंक यू।